नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों की। आज की तारीख में चीन एक ऐसा जिद्दी घोड़ा बन चुका है जिस पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है, लेकिन अब भारत ने चीन की लगाम कस दी है। आपको एलएसी से उल्टे पांव पीछे जा रहे चीन की सेना की पहली झलक दिखाएंगे और फिर यह भी बताएंगे कि कैसे चीन की सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी पहली बार रिवर्स गियर में आई है। पूर्वी लद्दाख में चीन की साजिश क्या थी और उसका क्या अंजाम हुआ। कहना ना होगा कि इन सब के पीछे भारतीय सेना का अदम्य साहस है। 9 महीने में हमारी सेना ने चीन की नाक में दम कर दिया और गलवान से लेकर पैंगोंग तक कैसा व्यू रचा गया, यह आपको क्रमबद्ध तरीके से दिखाएंगे। चीन जैसी ही फिक्र ट्विटर भी पैदा कर रहा है, जो खुद में एक साम्राज्य की तरह व्यवहार करने लगा है। इस जिद्दी सोशल घोड़े पर भी लगाम लगनी शुरू हो चुकी है। आज से हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए, बजट अनलॉक्ड, और हम अपने इस खास सेगमेंट में आज देश का गणित डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 9 महीने से जारी फिक्र की, जो अब नतीजे की ओर जाती दिख रही है। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आज से एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह सोचकर सीमा पर पूरा तामझाम भेजा था कि वो भारत में अपने विस्तारवादी चाल को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आज उनकी सेना को कैसे उल्टे पांव पीछे जाना पड़ा है, इसकी पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो चीन की पीएलए के वापस लौटने की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि एलएसी पर चीन ने 50,000 जवान भेजे थे और उसके जवाब में भारत ने ही उतने जवान तैनात कर रखे थे। लेकिन अब भारत की सेना भी अपनी तैनाती कम कर रही है और चीन की सेना भी तंबू उखाड़कर वापस लौट रही है। 9 महीने भले ही लग गए, लेकिन चीन को भारत ने उसकी हद में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। एलएसी से लौटते चीन के टैंकों की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि अगर हौसला हो तो चीन जैसा घमंडी देश भी झुकने पर मजबूर हो सकता है। ये तस्वीरें इतिहास में याद रखी जाएंगी, क्योंकि जब कोरोना विलन चीन के खिलाफ पूरी दुनिया कुछ नहीं कर पा रही थी, तब हमने संकल्प लिया। हम कोरोना से भी लड़े, कोरोना के विलन से भी लड़े और बिना 1 इंच गंवाए, जमीन को गंवाए, उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि चीन को भारत के इस प्रतिरोध की कतई उम्मीद नहीं थी, और जब भारत ने साफ कर दिया कि अब सीमा पर ठन चुकी है, तो चीन को अपने पैर खींचने का बहाना नहीं मिल रहा था। आज देश के रक्षा मंत्री ने इस बड़ी फिक्र का पूरा ब्यौरा दिया, जिसे पूरे देश को देखना चाहिए। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के शौर्य और शक्ति की सबूत, जिसके आगे चीन को घुटने टेकने पड़े। ये पीछे हट रहे चीन के वो टैंक और सैनिक हैं जिनके दम पर उसने हिंदुस्तान की ज़मीन पर अपने विस्तारवादी दांत गड़ाने की गलतफहमी पाल रखी थी। लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प, ज़बरदस्त कूटनीति और बेहद मुश्किल हालात में भी सीमा पर डटे जांबाज जवानों के अदम्य साहस और शौर्य ने चीन की गलतफहमी दूर कर दी। 9 महीने भले ही लग गए, लेकिन भारत सरकार ने दावा किया कि हमने चीन को 1 इंच ज़मीन पर भी कब्जा नहीं करने दिया और उसको अपनी हद में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत ही दोनों देशों ने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हटाना शुरू कर दिया है। यानी दोनों देशों की जो टुकड़ियां अब तक एक दूसरे के बेहद करीब और आमने सामने तैनात थी, वो पीछे हटेंगी। चीन अपनी टुकड़ियों को पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा। भारत अपनी टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस पर रखेगा। पैंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक की तरह साउथ बैंक में भी डिसएंगेजमेंट होगा। अप्रैल 2020 से दोनों देशों ने पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक पर जो भी कंस्ट्रक्शन किए हैं उन्हें हटाया जाएगा और पहले की स्थिति कायम की जाएगी। दोनों देश नॉर्थ बैंक पर पेट्रोलिंग को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। ये तभी शुरू होगी जब आगे बातचीत से कोई समझौता बनेगा। संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इस विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य और वीरता के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। और सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय, 9 महीने से जो चीन सीनाजोरी दिखा रहा था, गिदड़ भभकियां दे रहा था, उसे भारत ने ऐसी शक्ति दिखाई जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। हिंदुस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सीमा पर इतनी ताकत बढ़ाई कि चीन को हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के हिसाब से समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। चीन के टैंक और सैनिकों के पीछे हटने की ये तस्वीरें बताती हैं कि हिंदुस्तान ने चीन से जिस तरह दो टूक बात की है, डट कर खड़ा रहा है और खड़ा है, जिसका नतीजा है कि चीन ने अपने विस्तारवादी पांव वापस खींच लेने में ही भलाई समझी। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व को जाएगा। सभापति महोदय, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। देखिए, एक बात को आप समझिए, जब हम लोगों ने बंगाल कॉन्क्लेव किया था, तब रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि मैं सदन में बताऊंगा कि चीन पर क्या हो रहा है, और उन्होंने बताया ही नहीं बल्कि करके दिखाया। आज सदन में उन्होंने एक और बात बोली, और वो ये थी कि आगे क्या होने वाला है मैं वो अभी नहीं बताऊंगा। यानी आगे की कुछ और भी तैयारी है। सदन में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत ने चीन की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स पलट कर रख दी। आखिरकार चीन की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स है क्या, यह हम आपको आगे डिटेल में समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि चीन को कैसे उल्टे पांव लौटना पड़ा है। चीन ने सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी से ही अक्साई चिन पर कब्जा जमाया। 1962 में एक नई रेखा खींचकर भारत के एक बड़े भूभाग पर दावा करना शुरू कर दिया। पिछले साल मई महीने में इसी स्ट्रैटेजी से लद्दाख में अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया। लेकिन भारत ने 15 जून को गलवान घाटी में चीन की सेना को ऐसा जवाब दिया कि उसके होश फाख्ता हो गए। गलवान घाटी में सेना के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 24 घंटे पहले ही रूस की एक समाचार एजेंसी तास ने दावा किया है कि 15 जून को गलवान घाटी में जो हिंसा हुई उसमें चीन के कम से कम 45 जवान मारे गए। इस अदम्य साहस का ही नतीजा था कि अब चीन की सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारे से चीन को अपनी सेना हटानी है, और दोनों तरफ डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की शुरुआत भी हो चुकी है। इस दौरान दोनों देशों की पोजीशन क्या होगी, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इसे अब विस्तार से समझाएंगे। देखिए, अब आप जो देखने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक चीज डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के लिहाज से आपको शायद समझ में आ जाएगी। अब जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसमें हम आपको पैंगोंग लेक का इलाका दिखा रहे हैं। अभी यहां पर भारत की सेना हथियार और गोला बारूद के साथ फिंगर 4 की रिज लाइन पर, यानी चोटियों पर मौजूद है। फिंगर 4 वहां पर है, वहां की रिज लाइन पर यह मौजूद है। पर नीचे की लोकेशन पर कब्जा जमाए हुए हैं। यहां पर बफर जोन में पहले बोट से पेट्रोलिंग भी हो रही थी, लेकिन पिछले 8 महीने से कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, और फिलहाल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत दोनों देशों की तरफ से कोई पेट्रोलिंग भी नहीं होगी। समझौते के मुताबिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के पहले चरण में भारत और चीन के टैंकों, यानी हैवी टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को पैंगोंग के तट से हटाया जाएगा, यानी कि आर्टिलरी। ये नॉर्थ और साउथ दोनों में होगा। इसकी शुरुआत भी हो गई है। चीन ने नॉर्थ पैंगोंग झील से अपने टैंक, बख्तरबंद वाहन वापस ले लिए, और आप इसको यहां पर देख भी सकते हैं। पहले चरण में डिसएंगेजमेंट पूरा होने के बाद दोनों पक्ष फिर चर्चा शुरू करेंगे, और वेरिफिकेशन होने के बाद ही डिसएंगेजमेंट का दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरे चरण में चीन की सेना नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 की पूर्व दिशा की तरफ वापस आ जाएगी, यानी कि वो हालात जो पहले थे। जबकि भारतीय सेना की टुकड़ियां फिंगर 4 से 3 के पास थाई बेस धनसिंह थापा पोस्ट पर
शिफ्ट हो जाएंगी। तीसरे चरण में दोनों देशों की सेनाएं आगे की कार्रवाई करेंगी और नॉर्थ साउथ पैंगोंग से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यहां 2020 में किए गए सभी निर्माण को हटाया जाएगा, पुरानी स्थिति दोबारा बहाल की जाएगी। इसमें साउथ पैंगोंग की ब्लैक टॉप, जिस पर हमारा कब्जा है, रेचिनला और चुशुल की चोटियां भी शामिल हैं। यहां से भारतीय सेना हटेगी और अपने बेस की तरफ लौटेगी। चीन की सेना भी इन इलाकों से पीछे हटेगी। हालांकि रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि भारत के लिए साउथ पैंगोंग की चोटियों से हटना रणनीतिक तौर पर सही फैसला नहीं है, क्योंकि यहीं से भारत ने पूरी बाजी पलट दी है। ऐसे में आज साउथ पैंगोंग की रणनीतिक जीत की चर्चा एक बार जरूरी है, जिसकी वजह से चीन को झुकना पड़ा। वो पिछले साल 29 अगस्त की तारीख थी जब रात के अंधेरे में भारतीय सेना ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि चीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस रात भारत ने ड्रैगन को सर्वोत्कृष्ट पराक्रम दिखाया। एलएसी पर कब्जा जमा कर बैठी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को उसी की भाषा में जवाब दिया था और न सिर्फ 29 बल्कि 31 की रात भी साउथ पैंगोंग की रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उस जगह बर्फीली तूफान से भी लड़कर पिछले 5 महीने से भारतीय जवान मौजूद हैं और चीन की सेना को लगातार डरा रहे हैं। अब आपको साउथ पैंगोंग की उस ऐतिहासिक जीत को समझाते हैं जब भारतीय सेना ने एक दांव में ही 360 डिग्री पर पासा पलट दिया। तब भारतीय सेना सिर पर बैठी पीएलए के सिर पर जा बैठी थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन से साउथ पैंगोंग की सभी अहम ऊंची चोटियों पर रातों रात मोर्चा मजबूत कर लिया था, जिनमें सबसे अहम चोटियां थी ब्लैक टॉप, रेचिनला, हेलमेट टॉप, चुशुल और चुमार। इन सभी ठिकानों पर इंडियन आर्मी टॉप पोजीशन पर पहुंच गई और उत्तरी किनारे पर भारत से चालबाजी का खेल चीन को दक्षिणी किनारे पर भारी पड़ गया। दरअसल रण क्षेत्र की यह चाल पहले चीन ने ही चली थी। जब 29 अगस्त की रात चीन की सेना ने घुसपैठ कर इन चोटियों पर कब्जा करने की साजिश रची थी। पैंगोंग लेक के साउथ में स्पांगुर लेक, जो अक्सर सूखी रहती है, वहां मूवमेंट बढ़ा दी। स्पांगुर और पैंगोंग के बीच में पहाड़ियां हैं और स्पांगुर पर करीब 2.5 किलोमीटर का गैप है। आधी रात के बाद चीनी सैनिकों ने चोटियों पर कब्जा करने के लिए यहीं से मूवमेंट शुरू किया था, लेकिन भारतीय जवानों को इसकी भनक पहले ही लग गई थी और चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए पहले ही पहाड़ियों पर जा पहुंचे। महज 80 मिनट के अंदर भारतीय जवान जब 12,000 फीट से लेकर 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर जा बैठे तो मानो चीन की सेना पर पहाड़ ही टूट पड़ा। चीनी सैनिकों ने भी उसी रात 2 बजे से चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जब वो चोटियों के नज़दीक पहुंचे तो उन्हें भारतीय सैनिक पहले से ही मौजूद मिले, जिन्होंने टैंक और टेंट समेत चीन की रेड आर्मी को मार भगाया। इसी जीत ने पैंगोंग के 70 किलोमीटर के अति संवेदनशील क्षेत्र पर भारतीय सैनिकों की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत कर दी। भारत की रणनीतिक जीत से साउथ पैंगोंग की चोटियां एलएसी में नया हॉटस्पॉट बन गई। पहाड़ों के बीच 70 किलोमीटर का यह इलाका पैंगोंग के दक्षिणी तट के पास ठाकुंग से शुरू होता है और रेचिंगला के पास जाकर खत्म होता है। आपको बता दें कि ये वो जगह हैं जहां की ऊंचाई 14,000 से 17,000 फीट के बीच है और इन पहाड़ों पर भारतीय सेना ने एक झटके में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, ऊंचाई पर जा डटी। माउंटेन वॉरफेयर का नियम कहता है कि इस जंग में विजय उसी की होती है जो ऊंचाई पर होता है, यानी जो दुश्मन के माथे पर बैठा होता है। और भारत ने भी वही किया, जिसने जिद्दी चीन को माथा झुकाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, भले ही 9 महीने लगे हो, लेकिन हिमालय पर चीन को सिर झुकाना पड़ा है। लेकिन आज हम बीजिंग के ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, जिससे एक शब्द निकला है और वो है सलामी स्लाइसिंग। सरल शब्दों में से समझे कि चीनी सैनिक किसी भी देश की सीमा में 4 कदम अंदर घुस जाते हैं, फिर सैन्य और कूटनीतिक दबाव में 2 कदम पीछे हट जाते हैं और फिर बाकी 2 कदम को चीन अपनी सीमा का हिस्सा मान लेता है और इसी तरह चीन कदम दर कदम बढ़ता जाता है। चीन इसी तरह एलएसी पर आगे बढ़ने की कोशिश करता आ रहा है, लेकिन इसके लिए उसने कभी इतनी बड़ी फौज नहीं भेजी थी जितनी पूर्वी लद्दाख में भेजी। इसके पीछे चाल क्या थी, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पूर्वी लद्दाख में इस बार 6 खास पॉइंट्स थे जिन पर चीन कब्जा करना चाहता था, जिनमें पहला था फिंगर 4 का इलाका। इसके रिज एरिया पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक टुकड़ी ने कब्जा भी कर लिया था।
चीन को लगता था कि इतनी तैयारी के साथ भारत के इतने करीब आ जाने से भारतीय सेना डरकर पीछे हट जाएगी, लेकिन हुआ यह कि गलवान की घटना के करीब 2 महीने बाद 29-30 अगस्त की रात भारतीय सैनिक फिंगर 4 की ऊंची चोटियों पर जा बैठे। दूसरा पॉइंट था पैंगोंग त्सो के दक्षिण में स्पांगूर गैप, जिस पर चीन कब्जा करना चाहता था, लेकिन यहां भी भारतीय सैनिकों ने डोमिनेट कर लिया। अगर यहां चीनी सैनिकों का कब्जा हो जाता तो चीन पूरा चुशुल काट देता। तीसरा पॉइंट है PP-14, PP-15, ये गलवान का इलाका है। चीनी आर्मी अगर यहां बैठ जाती तो यहां से DSDBO रोड रोकने में चीन कामयाब हो जाता, लेकिन अब यह सड़क तैयार भी है और यहां से भारत के साजो सामान आ जा भी रहे हैं। चौथा पॉइंट है देपसांग, जहां प्लेन्स में PLA ने 12,000 सैनिकों को टैंकों और आर्टिलरी गनों के साथ तैनात किया है। अगर चीनी आर्मी यहां से अंदर घुसी तो DSDBO रोड काट सकती है। पांचवा पॉइंट है दौलत बेग ओल्डी। चीनी सैनिक चाहते हैं कि इस पर अगर कब्जा हो जाए तो यहां से सीपेक हाईवे तक उसका आधिपत्य होगा। छठा पॉइंट है डैमचौक। यह लद्दाख में सबसे नीचे का रहायशी इलाका है। बीजिंग की इस पर बुरी नजर का मतलब है कि लद्दाख के निचले इलाकों पर कब्जा जमाना, लेकिन यह पहली बार हुआ कि चीन की कपट चाल फेल हो गई। चीनी आर्मी की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। यह सब कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखें। 16 जून 2017 वो तारीख थी 16 जून 2017 जब भूटान ने डोकलाम में चीनी सैनिकों को सड़क निर्माण करने से रोका। तब भूटानी रॉयल आर्मी को मदद करने के लिए भारतीय सैनिक डोकलाम इलाके में पहुंचे और चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प भी, और चीन ने भारतीय सेना पर डोकलाम में सड़क निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया। वहीं भारत ने चीन को 1962 के अहंकार से बाहर निकलने को कहा। तब चीन ने पहली बार डोकलाम को विवादित इलाका माना। मतलब यहीं से भारत के खिलाफ सलामी स्लाइस टैक्टिक्स कमज़ोर पड़ने लगी। साल 2017 में ही जब चीन के साथ डोकलाम विवाद सुलझाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मिलने वाले थे, तब तत्कालीन सेना प्रमुख बिपिन रावत ने चेतावनी देते हुए सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी का जिक्र किया था। और वर्ष 2020 में चीन ने जब पूर्वी लद्दाख में गुस्ताखी की तो फिर इसका जिक्र होने लगा। मई 2020, पिछले साल मई के महीने में पैंगोंग इलाके के फिंगर 4 पर चीनी सेना आकर बैठ गई। चीन की सेना को पैंगोंग के दक्षिण से उत्तरी इलाके में आने जाने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में चीन चाहता था कि भारत पीछे हट जाए और उसे रास्ता मिल जाए, लेकिन भारत ने पासा पलट दिया। 15-16 जून 2020, 15-16 जून को गलवान में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के पराक्रमी सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों की हड्डियां तोड़ी, गर्दन मरोड़ी, 20 के बदले 40 से ज़्यादा चीनियों की लाशें बिछा दी और करीब 1000 सैनिकों को खदेड़ दिया। यहीं चीन की सलामी स्लाइस स्ट्रेटजी को बड़ी चोट पहुंची, लेकिन लद्दाख में घुसा चीन ये समझ रहा था कि 2-4 महीने में दोनों देश पीछे हटेंगे तो फिर वो हड़प चाल में कामयाब हो जाएगा। इसीलिए फिंगर 6 में आर्टिलरी भी डिप्लॉय किया, लेकिन 2 ही महीने में चीन का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि फिंगर 4 के रिज एरिया में बैठी चीनी सेना के ऊपर यानी ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना बैठ गई। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस बार चीन की सलामी स्लाइसिंग उसको भारी पड़ी। जो सलामी स्लाइसिंग से वो धीरे धीरे अतिक्रमण करते थे, इस बार भारत ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि जब प्योंगयांग त्सू के साउथ में जो कैलाश रेंज है उसकी पहाड़ियों के ऊपर जब हमारे आदमी चढ़ गए हैं तो उसका जो पूरा माल्डो गैरिसन है और वो इलाका जहाँ से वो हमेशा अटैक किया करता था, 62 में भी जहाँ से अटैक किया था, वो इलाका खतरे में पड़ गया है। इस बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में कई फील्ड हॉस्पिटल बना लिए, कई स्थायी बंकर बना लिए, फिंगर 4 के पास छोटी जेटी भी बना ली और दूसरी ओर भारतीय सैनिकों को पीछे धकेलने का भरपूर प्रयास करते रहे। लेकिन हर बार भारतीय पर्वतवीरों ने चीनी सैनिकों को नीचे धकेला। चीन के बर्छी भाला वाले सैनिक भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। 4 दशक बाद चाइनीज़ फायरिंग भी भारतीय सैनिकों के सामने बेकार गई और सर्दी से पहले लद्दाख से निकलने में ड्रैगन आर्मी भी कामयाब नहीं हो पाई। अब चूंकि दोनों मुल्कों के सैनिक राइफल रेंज में थे, तलखी बढ़ती ही जा रही थी, तो बर्फ़ पिघलने के बाद अप्रैल के महीने में हालात और बुरे हो सकते थे। इसीलिए पहली बार चीन को 4 कदम अंदर जाने के बाद 4 कदम अंदर लौटाने पड़े हैं।
ये सबको पता है कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कि भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ ही जाए तो होगा क्या? आर्थिक लिहाज से इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, सीवियर डैमेज, क्योंकि दोनों देश आर्थिक रूप से एक दूसरे के ऊपर काफी हद तक निर्भर हैं। लेकिन दोनों देश के बीच में व्यापारिक रिश्तों में संतुलन नहीं है, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं। इसे आप ऐसे समझे कि अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच भारत ने जो आयात किया उसमें 11.8% हिस्सेदारी चीन की थी, लेकिन भारत ने जो निर्यात किया उसमें चीन का हिस्सा सिर्फ 3% था। जाहिर है हम चीन को जितना बेचते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा उससे खरीदते हैं। भारत और चीन के बीच में ये ट्रेड डेफिसिट यानी कारोबारी घाटा बहुत ज्यादा है। मौजूदा तनाव के बाद दोनों देशों के बीच कारोबार रुका, लेकिन युद्ध की स्थिति में इस पर असर और ज्यादा भयावह हो सकता था। आंकड़ों के मुताबिक सियाचिन ग्लेशियर में 5000 सैनिकों की तैनाती में रोजाना 6 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यह तब है जबकि सियाचिन की लंबाई करीब 76 किलोमीटर है, लेकिन भारत और चीन के बीच सैनिकों को करीब 250 से 300 किलोमीटर लंबी सीमा पर निगरानी रखनी पड़ती है। सितंबर 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बॉर्डर पर 25 से 30 हजार भारतीय सैनिक तैनात थे और इस तैनाती पर हर रोज 100 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था, यानी सैनिकों की तैनाती का सालाना खर्च 36,500 करोड़ हो गया था। रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि चीन के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इतने सैनिक तो चाहिए थे। इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध की स्थिति में हर रोज सिर्फ बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती में 100 करोड़ रुपए का खर्च। लेकिन याद रखिए यह न्यूनतम खर्च होगा, क्योंकि यह खर्च सिर्फ सैनिकों की तैनाती का। देखिए, कोई देश हो, कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, जब वो भारत की संप्रभुता के खिलाफ कोई हरकत करती है तो ये फिक्र की बात होती है। यही फिक्र आज लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी जताई। उन्होंने ट्विटर का नाम लेकर चेतावनी दी कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सर, हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि इस संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। यह हम कहना चाहते हैं। यानी सोशल मीडिया एंटी सोशल काम ना करे तो बेहतर होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को लेकर दुष्प्रचार करने वाले जिन अकाउंट्स की लिस्ट ट्विटर को सौंपी थी, ट्विटर में उनमें से करीब आधे अकाउंट्स ही ब्लॉक किए हैं। ट्विटर ने एक ब्लॉग के जरिए अपने जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार ने जिस आधार पर ट्विटर अकाउंट्स बंद करने को कहा है वो भारतीय कानून के अनुरूप नहीं है। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि ट्विटर ने के अनुरोध करने पर उसके वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बातचीत होने वाली थी, लेकिन कंपनी द्वारा एक ब्लॉग लिखा जाना असामान्य बात है। सरकार जल्द ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगी। और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है यह आपको केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान से पता ही चल गया होगा। लेकिन सवाल उठता है कि ट्विटर किस भ्रम में है? क्या वो खुद को एक देश समझने लगा है? क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की परिभाषा वो अपने हिसाब से लिखेगा? ट्विटर को इसका जवाब मिलना भी शुरू हो गया है, क्योंकि उसके नए ऐप कू को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से कू ऐप को हर रोज 1 लाख लोग डाउनलोड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साल भर से भी कम समय में इस नए ऐप के हर महीने 3 मिलियन यानी 30 लाख यूजर हो गए। इसके मुकाबले 16 साल पुराने ट्विटर के यूजर की संख्या 19 मिलियन यानी 1 करोड़ 90 लाख है। देखा जाए तो कू ज्यादा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। क्या कहा जाए, कू ने ट्विटर की दुनिया को कू कर दिया है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आपके फायदे का खास सेगमेंट देखिए जरा ध्यान से। फरवरी में वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश किया है और उसके लिए खूब वाहवाही लूटी जा रही है।
लेकिन इस बजट में ना तो इनकम टैक्स की बात हुई, ना महंगे सस्ते की बात हुई। इससे आप लोगों को बजट समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इस बजट में हमारे आपके फायदे के लिए बहुत कुछ है। और क्या ये है, क्या ये आपको बजट अनलॉक सीरीज में समझाएंगे। आज इसका पहला भाग देखिए। बजट को तो हम ऐसे ही समझते हैं ना कि हमारा टैक्स घटा या बढ़ा, जो सामान हम खरीदते हैं वो सस्ते हुए या महंगे। इस बार के बजट में इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी बजट में आपके लिए बहुत कुछ हुआ है। इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री लीडर्स, कॉर्पोरेट सब इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। बजट का जोर रहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नौकरियों पर, हेल्थ केयर में सुधार लाने पर, छोटे और नए उद्योगों को अपने पैर पर खड़ा करने पर। और जब ये सब होगा तो देश के हर नागरिक की जिंदगी कैसे बदलेगी, इसका असर क्या होगा। तो आज फोकस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर और समझते हैं कि सड़क, रेल और बिजली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार होता है तो देश कैसे आगे बढ़ता है, हर नागरिक को क्या मिलता है। इसे डिकोड कर रहे हैं हमारे लिए राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के CEO शैलेश पाठक और सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के MD सुनील सुब्रमण्यम। टैक्स छूट की उम्मीदें सजोए पब्लिक को बजट से क्या मिला? बहुत कुछ, लेकिन जरा अलग अंदाज में। 1997 वाले बजट को अगर ड्रीम बजट माना जाता है तो साल 2021 का बजट बड़ा रिफॉर्म बजट है। 2021-2022 अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि 1997 के ड्रीम बजट के बाद शेयर बाजार जमकर झूमा था। सेंसेक्स में 228 पॉइंट की तेजी थी। वहीं साल 2021 के बजट के बाद सेंसेक्स ने 2384 पॉइंट की छलांग लगाई। टैक्स छूट नहीं मिली तो क्या, आपकी जेब फिर भी भरी रहेगी। यही वजह थी कि बजट के बाद जो रिएक्शन आए वो ऐसे थे जैसे मानो मोगैम्बो खुश हुआ। पॉलिसी स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो मुझे तो लगता है बहुत बोल्ड बजट है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बजट्स। मेरी नजर में बहुत अच्छा बजट है। मैं बहुत खुश हूँ इस बजट से, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है कि एक चीज है प्रैग्मेटिज्म, दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। आई एम वेरी हैप्पी that this focus on asset monetization is happening. इस बजट ने देश की दिशा बदली है, इकोनॉमी की दिशा बदली है। जब इकोनॉमी की दिशा बदलती है तो वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। इस थॉट प्रोसेस के साथ बनाया गया कि जो समाज के बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोएस्ट रंग पे जो लोग हैं, मिडिल क्लासेस जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, ऐसे लोग जो कि वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं, जिनको मदद की ज़रूरत होती है, उनकी लाइफ में कैसे एक क्वालिटेटिव चेंज आए, उस थॉट प्रोसेस के साथ ये बजट बना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है और इसे पूरा करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रखा गया, जो पिछले साल की तुलना में 34.5% ज्यादा है। ऐसे समझिए, जब आप कार खरीदते हैं तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिसका फायदा लॉन्ग टर्म तक मिलता है। ऐसे ही सरकार भी जमीन खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, मशीनें लगाती हैं, रोड हाईवे तैयार करती है, जिसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इससे ना सिर्फ एसेट तैयार होती है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनते हैं। ये खर्च ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। इसे ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इस साल बजट में है। ये उस साइकिल को री इग्नाइट करेगा। क्वालिटी ऑफ द खर्चा यानी 35% इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया है, यानी सही दिशा में लेके जा रहे हैं। ऐसे बंटवारा नहीं कर रहे हैं पैसे को रेवेन्यू कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, मगर इंफ्रा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें कुल 5,846 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार किया गया। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली। इसके निर्माण में करीब 6 खरब रुपए खर्च हुए थे। ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना में शामिल है। अकेली इस योजना से करीब 7 लाख लोगों को रोजगार मिला था। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। यही इस बजट में भी दिखाई देता है। नौकरी कब, किसी को भी नौकरी कब मिलती है?
नौकरी मिलती है जब नया इन्वेस्टमेंट आता है, नया एक रोड प्रोजेक्ट आता है, एक हाईवे प्रोजेक्ट आता है, एक टेलीकॉम का प्रोजेक्ट आता है, ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट आता है, या फिर फैक्ट्रियाँ बनती है, नई शॉप्स खुलती है, नए इस्टेब्लिशमेंट्स खुलते हैं। तो उसी जगह आप देखो, एक बिल्कुल कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट तभी होता है जब नए प्रोजेक्ट्स आते हैं या नए फैक्ट्रीज़ बनती हैं। नए प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे? नए प्रोजेक्ट्स आएंगे जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड तब बढ़ेगी जब गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट की साइकिल चालू होगी। आज देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली फैक्ट्रीज 65 से लेके 75-80% की कैपेसिटी तक चल रही है। उस लेवल पे कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं डालना चाहता है। तो नए इन्वेस्टमेंट की साइकिल को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी था। रफ्तार और रोजगार की नई कहानी तो शुरू हो चुकी है, अब वक्त इसे अमली जामा पहनाने का है। इंफ्रा के दम पर वित्त मंत्री देश के लिए यही तैयार कर रही हैं। इसे आप डबल बूस्टर डोज मानिए। रोड, रेलवे, ट्रांसमिशन जैसे सेक्टर्स में पैसा डालने से ग्रोथ लौटेगी और बेरोजगारी का जो डंक लगा है उसका भी इलाज तय है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट। एकदम आप इमीडिएट अगर देखते हैं शॉर्ट टर्म में तो मनरेगा विच इज़ अ डिमांड ड्रिवन, वी ऑल नो इट्स अ डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। सफिशिएंट एलोकेशन रखा है, ज़रूरत पड़ी तो इसमें और भी बढ़ाया जाएगा। सेकंड, मीडियम टर्म में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम, टेक्सटाइल्स का प्लग एंड प्ले वाला मॉडल, टेक्सटाइल पार्क्स, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जिससे कि इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एब्सोल्युटली इन द मिडिल टर्म। लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमको इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में बहुत हाई रहती है। सब कहते हैं 17% के आसपास है। सो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जाएगा तो उससे हमारा इकोनॉमी का कॉम्पिटिटिवनेस विच इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट लेट्स से 3 to 4 years डाउन द लाइन, वो इम्पैक्ट बहुत यूजफुल होगा। अब आंकड़ों की ओर चलिए। देश में कुल 55 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है और आने वाले दिनों में कुल 25,000 किलोमीटर की नई सड़क का निर्माण होना है। इसमें भारतमाला प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो जब 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनेगा तो कितनी नौकरियां आएंगी? केवल सड़क ही नहीं, रेलवे के लिए भी 2030 तक का मेगा प्लान तैयार है। इसलिए रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साल 2030 तक एक मॉडर्नाइज्ड रेलवे आपको नजर आएगी। ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य है। 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन होना है। लोकोमोटिव इंजन और ट्रेनों की एनर्जी क्षमता में सुधार, ट्रेन में बायो टॉयलेट, स्टेशंस का ग्रीन सर्टिफिकेशन और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर स्विच करना भी मोदी सरकार के मेगा प्लान में शामिल है। बहुत बड़ा एक रेलवे का प्रोजेक्ट बनता है, किसको जॉब्स मिलते हैं? इट्स नेवर विन लूज, इट्स अ विन विन, एंड व्हेन द टाइड गोज अप एवरीबॉडी गेट्स द बेनिफिट ऑफ इट। तो 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने की तैयारी में है सरकार, और ये तैयारी है आप ही के लिए। 25,000 किलोमीटर के हाईवे बनने हैं, बुलेट ट्रेन और मेट्रो प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं ताकि नौकरियों की भरमार रहे और इससे देश पकड़ेगा रफ्तार और आप भी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, और हम कल इस खास सीरीज में बात करेंगे कि छोटे और नए धंधे यानी कि स्टार्टअप्स के लिए इस बजट में क्या कुछ है, और जब ये छोटे धंधे आगे बढ़ेंगे तो देश के हर नागरिक को कैसे मिलेगा फायदा। देश को ये बजट क्यों अच्छा लगा और आपके लिए ये बजट क्या खास लेकर आया है, इसे आगे बढ़ाएंगे कल के नए एपिसोड में। लेकिन इस बीच आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम ऑल टाइम हाई 87 रुपए 85 पैसे और डीजल के दाम 78 रुपए 3 पैसे। ये भी देखना होगा सरकार को। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। LAC पर विवादित इलाकों से वापस लौटे चीनी टैंक, राजनाथ सिंह बोले बातचीत में हमने कुछ नहीं खोया, एक इंच जमीन नहीं हड़पने दी। अमित शाह का ममता बनर्जी पर प्रहार, क्या बंगाल में जय श्री राम बोलना गुनाह है? तृणमूल के गुंडों को चुन चुनकर जेल भेजेंगे। लोकसभा में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर पलटवार, बोली राहुल को विकास स्वीकार नहीं, किसानों को कर रहे हैं गुमराह। मौनी अमावस्या पर प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में लगाई डुबकी, संगम में नौका विहार के दौरान प्रियंका ने चलाया चप्पू। चमोली में
रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू। ऋषिगंगा के वाटर लेवल पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। अब तक 36 शव मिले, 168 लोग लापता। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। कोरोना के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर होती जा रही है। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बहुत कम समय में भारत में कोरोना कमजोर होता जा रहा है। दिसंबर तक जहां हर 10 लाख की आबादी में 11,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे थे, अब 7,830 लोग ही संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी तरह मौत के मामले में भी गिरावट हुई है। 31 दिसंबर तक हर 10 लाख की आबादी में 168 लोग जान गंवा रहे थे। वो आंकड़ा अब घटकर 112 ही रह गया है। मध्य प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने और लोगों की हिचक दूर करने के लिए एक पुलिस वाला यमराज के गेटअप में वैक्सीन लगवाने पहुंचा और तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स से टीका लगवाने की अपील की। संदेश दिया कि वैक्सीन सेफ है। कांस्टेबल जवाहर सिंह ड्यूटी के समय भी यमराज के गेटअप में रहते हैं, लोगों को हेलमेट और मास्क पहनने के लिए भी जागरूक करते हैं। कोरोना महामारी की वजह से लड़खड़ाए ऑटो सेक्टर से खुशखबरी आई है। ऑटो सेक्टर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक देश में यात्री वाहनों की बिक्री जनवरी 2021 में 11.14% बढ़कर 2,76,554 यूनिट हो गई, जो जनवरी 2020 में 2,48,840 यूनिट थी। रेलवे ने नए AC3 कोच तैयार किए हैं। ये नए कोच 3 टियर इकोनॉमी क्लास नाम से जाने जाएंगे। इसका किराया AC3 और नॉन AC स्लीपर क्लास के बीच रहेगा, यानी आपको इसके लिए AC3 से कम किराया चुकाना होगा। नए कोच कई आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और इसमें सीट क्षमता भी ज्यादा है। सामान्य AC3 कोच में 72 सीटें होती हैं, लेकिन नए कोच में 83 सीट हैं। महाराष्ट्र के पुणे में कुछ युवाओं की एक टीम ने किचन से निकलने वाले कूड़े से कुकिंग गैस बनाने का काम शुरू किया है। कूड़े को रिसाइकिल करके बायोगैस बनाने के लिए जो बायोफ्यूल प्लांट बनाया गया है, उसका नाम वायु रखा गया है। शहर में करीब 220 जगहों पर स्पेशल मशीनरी लगाई गई है। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। क्या प्रॉमिस किया आज आपने? अरे भाई प्रॉमिस डे है ना आज। हाँ, समझ नहीं आ रहा। चलिए मैं मदद करता हूँ आपकी। देखिए, अगर आप फिल्मी तबीयत के हैं तो वादा में वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। और वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, या वो कस्में वादे निभाएंगे हम, ये वगैरह सुन के फैसला कर लीजिए। गजल भाती हो, शेर में जिंदगी का फलसफा मिलता हो, तो दाग दहलवी ने कहा है, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। उन्हीं ने कहा है कि वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था? और गालिब लिखते हैं कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते जो एतबार होता। गुलजार लिखते हैं कि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। अब देख लीजिए, वादे की इमेज बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, अगर मसला इज्जत इमेज का नहीं है तो वादा है, जो मनाए कर दीजिए, कोई भी कैसा भी वादा चलेगा। हाँ? बाकी तो जो है सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।